लास्ट क्लास में हम फ्लक्स और ईएमएफ वाला ग्राफ करवाए थे ये ना। तो उसमें कुछ डाउट है, पूछ सकती है बुआ यहाँ तक में। नहीं सर। हाँ ठीक है, तो एक दो लाइन लिख लीजिए। लिखिए कॉमर्शियल जनरेटर आर, कॉमर्शियल जनरेटर आर। फर्स्ट नंबर लिखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, कॉमर्शियल जनरेटर आर। फर्स्ट नंबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, नाम है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यानी जो बोलती हो कि भाई पन बिजली पानी वाला जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लिखेंगे इसमें देख एक लाइन। मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ, मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ आर्मेचर, रोटेशन ऑफ आर्मेचर सर इज प्रोवाइडेड बाय वाटर। हाँ। हाइड्रोलिटिक जनरेटर के बाद कुछ बोले क्या? हाँ तो अभी इस नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगा कि सर हाइड्रोलिटिक जनरेटर के दे बाद देख अभी का वर्ड सुनाई दिया ऑफ करके कुछ। देख लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी required for rotation of armature, mechanical energy required for rotation of armature is provided by water, is provided by water falling from a height, falling from a height। हाइट पे पानी जमा रहता है, पोटेंशियल एनर्जी गिरता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, आर्मेचर को रोटेट करता है, मैकेनिकल एनर्जी हुआ। फाइनली आर्मेचर रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सेकेंड नंबर लिख देंगे थर्मल जनरेटर, थर्मल जनरेटर जो कोयला वगैरह से बनता है इलेक्ट्रिसिटी, उसको थर्मल जनरेटर कहते हैं। थर्ड नंबर लिख देंगे न्यूक्लियर पावर जनरेटर, न्यूक्लियर पावर जनरेटर रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेगी न्यूक्लियर पावर जनरेटर के बारे में, जहाँ पे आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो न्यूक्लियर पावर जनरेटर है। लिख लेंगे एक लाइन। इन इंडिया फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ज, इन इंडिया फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ज, while in USA frequency equal to 60 hertz, frequency equal to 60 hertz। लिखा गया सर जी। इन यूएसए फ्रीक्वेंसीज 60 हर्ज, 60 हर्ज। डाटा याद रखना आपको। लिखो इन एक्चुअल प्रैक्टिस, इन एक्चुअल प्रैक्टिस a typical power station generate, a typical power station generate 1000 kilowatt at 6600 वोल्ट, इतना जनरेट होता हुआ है। लिखा गया। हाँ सर। लिखेंगे इसके बाद इसी का आगे। अब देखो क्या वोल्टेज अप किया जाता है हुआ है ताकि दूर दूर तक भेजा जाए। लिखेंगे दिस वोल्टेज इज फर्स्ट, दिस वोल्टेज इज फर्स्ट स्टेप अप, स्टेप अप CO2, स्टेप अप टू कितना 132, 66 टू जा 132 000 वोल्ट बिफोर ट्रांसमिशन, बिफोर ट्रांसमिशन, बिफोर ट्रांसमिशन,
ट्रांसमिशन के पहले इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। फुल स्टॉप। लिखेंगे ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम डिफरेंट पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम डिफरेंट पावर स्टेशन, transmission line from different power station in a region, delivered power to a common regional pool, called grid, पावर ग्रिड का नाम सुनती होगी, लोग बोलते हैं जहां था। ठीक है, तो जब हाई वोल्टेज कर दिया जाता है तो इसको रीजनल पावर ग्रिड पे भेजा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लिखेंगे फ्रॉम ग्रिड, पावर इज फेड टू सिटीज, अलग अलग सिटी में वो भेजा जाता है। पावर इज फेड टू एट सिटीज एट 33,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, कॉमा 33,000 वोल्ट, कॉमा स्टेपिंग डाउन इज डन आउटसाइड द सिटी, स्टेपिंग डाउन इज डन आउटसाइड द सिटी, सिटी के बाहर ही इसको क्या करते हैं, स्टेप डाउन कर करके 33,000 वोल्ट कर देते हैं। स्टेपिंग डाउन आउटसाइड द सिटी, फुल स्टॉप। देन अगेन a substation, then again at a substation, comma supply is a step down, TO2 6600 volt, 6600 volt, full stop। 6600 volt, full stop। For domestic purpose, the voltage is again a step down. For domestic purpose, the voltage is again a step down, TO2 220 volt, a step down to 220 volt, to 220 volt। ठीक है, हाँ सर। तो समझ गई। अब देखो कैसे कैसे, तब सोचिएगी, जितना आसान लगता है ना उतना आसान पावर ग्रिड नहीं होता हुआ है। मतलब कन्वर्जन जो है कैसे भाई 66 पे पैदा हुआ, कैसे उसको 132 इतना पे उसको हमने स्टेप अप कर करके भेजा ट्रांसमिशन लाइन में, फिर कैसे ग्रिड होता है, फिर कैसे लोकल सिटी के बाहर एक स्टेशन होता है, फिर एक सिटी के अंदर स्टेशन होता है, फिर आपके घर पहुंचते पहुंचते 220 वोल्ट का हो जाता है। ठीक है, तो ये सब किया जाता है क्यों, क्योंकि पावर जो है वो लॉस ना हो हीट के रूप में, इसीलिए हाई वोल्टेज पे सप्लाई करवाते हैं। एक लाइन लिख लेंगे नेक्स्ट लाइन में, द जनरेशन ऑफ AC इज मोर इकोनॉमिकल देन DC। AC ज्यादा सस्ता पड़ता है वो जनरेट करना है। जनरेशन ऑफ AC इज मोर इकोनॉमिकल देन DC। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे AC कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू DC, AC can be easily converted into DC by using rectifier, by using rectifier, by using rectifier। ठीक है, रेक्टिफायर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। जो चार्जर वगैरह लगाती है ना, हाँ। तो जानते हैं मोबाइल AC मोबाइल, AC। तो जो सप्लाई है रूम में बउआ वो AC है, लेकिन जो चार्जर है उसमें रेक्टिफायर लगा है।
उस एसी को डीसी में बदलता है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब है ना, हाँ सर। सब में जो है एसी से डीसी कन्वर्ट होता है, तब बैटरी चार्ज होता है। ठीक है। तो हाँ वहाँ सर। रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर क्या है? जो एसी को डीसी में बदलता है। सारे चार्जर में रेक्टिफायर लगा होता है। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो। ठीक है। अब छोटा हेडिंग देके 2 लाइन लिख लो इसमें, फिर हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन में जाएंगे। डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। लिखेंगे फर्स्ट नोटिस में कि पीक वैल्यू ऑफ एसी इज हाई। पीक वैल्यू ऑफ एसी इज हाई। फुल स्टॉप। इट इज डेंजरस टू वर्क विथ एसी। इट इज डेंजरस टू वर्क विथ एसी। नेक्स्ट लिखेंगे इन फिनोमिना लाइक इन फिनोमिना लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिनोमिना लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कॉमा इलेक्ट्रोडिफाइनिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉमा इलेक्ट्रोडिफाइनिंग कॉमा इलेक्ट्रोटाइपिंग। इलेक्ट्रोटाइपिंग etc AC cannot be used. AC cannot be used. AC cannot be used. नेक्स्ट लिखेंगे AC shows skin effect. AC shows skin effect. SKIN skin effect. Full stop. So several fine insulated wire. So several fine insulated wire are required. Several fine insulated wire are required for the transmission of AC. For the transmission of AC. ट्रांसमिशन ऑफ एसी। ठीक है। तो पीक वैल्यू ऑफ एसी हाई होता है। हम लोग देखेंगे कुछ देर के बाद पीक वैल्यू क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये सब यूज करेंगे। केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक माया होगा या आएगा, ये जो भी है। इलेक्ट्रोटाइपिंग देखिए कि सब क्या चीज है। इसमें डीसी यूज होता है, इसमें एसी यूज नहीं होता है। ठीक है। फिर स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है शाह जी? क्या? वही ना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्क्रीनिंग वगैरह था। यहाँ हम स्किन बोले हैं बउआ। अच्छा स्किन इफेक्ट स्किन। पूछे हैं हम। अच्छा स्पेलिंग भी मैडम तो जी बोले थे आपको। SKIN। ओ, एसी पता नहीं सोच सर स्किन। स्किन इफेक्ट। स्किन क्या चमड़े चमड़ी को गोरा बनाता है क्या एसी? ऐसा है क्या एसी के साथ? अगर मान लो जो भी कपड़ा पहनी होगी उसमें कहेगा कि एगो धागा खींचने के लिए, सपोज एगो धागा खींचते हैं, तो वो धागा एक धागा से बना है कि बहुत सारे धागा से बना है? ऐसा कुछ बता पाएगी क्या? एक धागा क्या बोले सर? एक धागा बहुत सारे धागे से बना है। मान लिया अगर यहाँ से कोई भी कपड़ा है वो से एगो धागा हम निकालते हैं, हाँ। वो जो धागा है वो सिंगल उसमें थ्रेड है या बहुत सारे थ्रेड से मिलकर बना है वो? बहुत सारे थ्रेड से मिलकर। मत बोलना कि है क्वेश्चन ही गलत है। उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड वायर। स्टैंडर्ड नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। हम उधर पूछे थे ना कि भाई, क्या पूछे थे? केतली केतली नहीं, क्या कहे थे? जो बटुआ जो बुआ पहले एकदम बुजुर्ग लोग गाँव में घूम घूम के रुई से वो धागा बनाते थे। जो भी है, तुम देखोगे कि जहां भी एसी करंट फ्लो होता है, खास करके बड़ा बड़ा एकदम टावर पे ट्रांसमिशन लाइन हुआ, जहाँ हाई वोल्टेज वाला वायर रहता है, वहां वो सिंगल वायर नहीं रहता बुआ, ढेर सारा वायर रहता है। जैसे कोई भी धागा खींचेगी तो वो सिंगल नहीं, एकदम बारीक से बारीक, बहुत पतला पतला एक धागा मल्टीपल धागा से बना होता है। तो उसमें क्या है, बहुत सारा एकदम धागा रहता है बुआ। ठीक है। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड वायर है। क्योंकि एसी का क्या खासियत है, अब देखो ये सोचोगे तो थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा।
आश्चर्य क्या लगेगा कि कैसे है कि लोग जब गर्म होता है, गुस्सा होता है, तो भाई बात डाइजेस्ट कम करता है, दिमाग से ज्यादा चीजें निकालता है। तो देखो, अब कुछ खासियत है बउआ, फ्रीक्वेंसी के साथ ये खासियत है। गौर से सिर्फ एक लाइन समझ लेना कि अच्छा ऐसा भी होता है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होते जाती है, आपका एसी के बारे में बोला क्या बउआ कि एसी की फ्रीक्वेंसी जो है इंडिया में कितना हर्ज है, 50 हर्ज। और जैसे देखो, अगर हम लोग एंटीना की बात करते हैं बउआ, तो हम लोग जो है अभी तक में हमने जो एकदम लोएस्ट एंटीना का जो अभी हम डिजाइन कर रहे हैं बउआ, वो 960 मेगा हर्ज। अदरवाइज बउआ जो हाईएस्ट एंटीना का डिजाइन वगैरह अभी किए हैं, उसमें हमने 78 गीगा हर्ज। तो देखो कितना ह्यूज डिफरेंस है। गीगा मतलब जान रही है कि 78 × 10⁻⁹ होगा। मेगा 960 मेगा है, 960 × 10⁻6 हर्ज। ठीक है। तो देखो सिर्फ एक चीज बताना चाह रहे हैं वो, कि इंडिया में एसी का है 50 हर्ज। ठीक है। अब क्या, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि जो वेव है बउआ, जो सिग्नल है, जो करंट है, वो सेंट्रल पार्ट से ना जाकर करके वो करंट जो है सरफेस की तरफ जाती है, सरफेस से फ्लो होती है। इसका ये कैरेक्टर है बउआ। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। ठीक है। बट चूंकि जैसे जैसे डीसी करंट की अगर बात करते हैं बउआ, तो उसका क्या है, मान लिया हम लोग आइडियल डीसी का 0 हर्ज बोलते हैं। हालांकि 0 हर्ज का कोई एक्चुअल में नहीं होता है, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। कुछ ना कुछ जरूर फ्रिक्वेंसी अप एंड डाउन होते हैं। ठीक है, बट मान के चलते हैं 0 हर्ज डीसी। तो जैसे जैसे 0 से 50 हर्ज की तरफ पहुंचता हुआ एसी का, उस एसी का टेंडेंसी होता है कि पूरा बल्क मटेरियल से होकर के एसी करंट फ्लो नहीं करता है बउआ। एसी करंट का क्या टेंडेंसी होता है कि ये सरफेस के तरफ चला जाता है, सरफेस के तरफ। ठीक है, यानी ऊपर चमड़ी के तरफ। इसी को स्किन इफेक्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट। इसीलिए ये नॉर्मल वायर जो है, इसमें भेजना ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि जितना ज्यादा बउआ इस टाइप का आइटन वाला वायर होगा, एकदम पतला पतला रेशा वाला बना होगा, उतना ज्यादा बउआ सरफेस मिलेगा, स्किन मिलेगा, सरफेस मिलेगा इसको, और उतना ज्यादा एसी जो है करंट फ्लो होगा इजिली। इसी को एसी का स्किन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा हुआ भी कभी न कभी है। क्या समझ में आया कुछ कुछ कि नहीं? हाँ सर। फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वेव की टेंडेंसी होती है कि मतलब जो करंट होगा वो सरफेस से जाएगा, अंदर से नहीं जाएगा। क्योंकि एसी अल्टरनेटिंग करंट है, देखिए बउआ, हमने लास्ट डेट में फ्लक्स का और ईएमएफ का बनाया था। तो क्या है ये, कभी जीरो है, कभी मैक्सिमम है, कभी जीरो है, कभी मिनिमम है, कभी जीरो है। तो मिनिमम मैक्सिमम ऐसा करके होता है। इसका मतलब क्या है, ये हमेशा चेंजेज है। इसीलिए हम एसी के लिए एवरेज वैल्यू को डिफाइन करते हैं। एसी का क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू डिफाइन लिखेंगे एक लाइन। वैल्यू ऑफ एसी करंट चेंज, वैल्यू ऑफ एसी करंट चेंजेज, value of AC current changes, hence its average value is defined. So its average value is defined लिखेंगे टाइम एवरेज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, टाइम एवरेज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पी है बउआ, उसका टाइम एवरेज निकालना है। तो 0 से T पी डी टी, क्योंकि एवरेज निकालना है तो एवरेज में कुल टाइम से डिवाइड करते हैं, 0 से T डी टी। फिजिकल क्वांटिटी पी, ये ईएमएफ वोल्टेज भी हो सकता है, ये करंट भी हो सकता है, ये वेव भी हो सकता है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेव, या कुछ भी हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी पी। पेंडुलम ऑसिलेशन भी इक्वेशन हो सकता है। तो किसी भी चीज का जो पीरियोडिक टाइप का फंक्शन है, ठीक है, उसका एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला है हुआ है। छोटा हेडिंग डालेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन कंप्लीट साइकिल।
एक कंप्लीट साइकिल में एसी का एवरेज लूप हो सकता है। एक कंप्लीट साइकिल में, चूंकि आप इंटीग्रेशन पढ़ ही हुए हैं बउआ, अगर आपको कहेगा बउआ कि यहाँ से यहाँ तक का, 0 से T तक का इंटीग्रेशन का टोटल वैल्यू क्या होगा, क्या जवाब देंगे? साइन थीटा को, साइन थीटा का अगर 0 से 2 पाई को इंटीग्रेट करती है तो क्या आएगा? बोलो। सर क्या साइन थीटा को 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? क्या वैल्यू आएगा? बता रहे थे साइन थीटा पर। ये बताना, 10 मिनट का गैप होगा ना उसमें बताना। देखो, जो कि एवरेज वैल्यू एसी का निकाल रहे हैं, तो बताएं। ये बोल दो आंसर जो बोल रही है। माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉन्स्टेंट प्लस, हाँ प्लस वन आएगा। मैडम जी, इसका आंसर या तो आप 0 बोलिए, या 1 बोलिए, या हाफ बोलिए। आपको इंटीग्रेशन तो हुआ ऐसे ही आएगा ना आपको, आपका आंसर तो सीधे साफ सुथरा है। ये डिफरेंट इंटीग्रल की बात है, जब लिमिट दे दिए हैं 0 से 2 पाई साइन थीटा, हम यही बोले ना हुआ। हाँ तो इसका आंसर कोस, कोस 2 पाई क्यों बोलेंगे आप? कोस 2 पाई का वैल्यू बोलकर बताइएगा। अब एशियन पे बहुत जरूरत पड़ेगा बउआ, हम पिछले 2-3 क्लास में हम आपको बोले थे। जो भी है, यहाँ में थोड़ा सा मैथमेटिकल यहाँ पे होगा चीजें चैप्टर, और हल्का सा जिसको बोले एकदम बेसिक इंटीग्रेशन साइन कॉस का, जल्दी जल्दी करते जाएगा, उसको दिक्कत नहीं होगा। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है बउआ, ये आपका वोल्टेज है बउआ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन है। ई की जगह वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, समटाइम कॉस ओमेगा टर्म के दे भी सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। एवरेज वैल्यू के लिए ई बार लिखते हैं, चाहे ऐसा करके बउआ दे देते हैं, एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी क्वांटिटी के लिए क्या बोले, एवरेज निकालना तो 0 से T पी, पी डी टी, पी क्या है यहाँ बउआ? ई नॉट साइन ओमेगा टी। पी क्या है यहाँ पे? ई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी पी, पी यहाँ पे क्या है? ईएमएफ, ईएमएफ का वैल्यू क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी डी टी, अपॉन क्या हुआ? 0 से T डी टी, 0 से T डी टी। ठीक है चीजें। अब हुआ 0 से T डी टी का, हाँ बोलो, कुछ बोलना बोल सकती है। उसका आंसर 0 होगा। हम तो डायग्राम आपको बनाए थे बउआ, और अगर आप इंटीग्रेशन की है, अब हमको तो मैथ ज्यादा अब आता नहीं है, हम तो चूंकि अब मैथ छोड़ चुके हैं, तो है ना। लेकिन हमने अगर आपको बताया था कि ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो इतना वैल्यू पॉजिटिव है, इतना नेगेटिव है, तो क्या ऐसे में इंटीग्रेशन टोटल 0 हो जाता है? तो बस इतना ही, आप अगर बनाई है या बनाएगी आगे, ये सब सोचिएगी बउआ, उससे एकदम क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से T डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बउआ? 0 से T डी टी का टी। टी हो जाएगा, तो ई नॉट कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकाल लेंगे, ई नॉट अपॉन टी, बच जाएगा साइन ओमेगा टी, 0 से T साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो ई नॉट अपॉन टी साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, 0 से T माइनस ई नॉट अपॉन टी, ओमेगा भी बाहर निकाल दो, तो माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा टी, कॉस बचा, ओमेगा की जगह पे लिखे 2 पाई बाई टी, अपर लिमिट इनटू माइनस, माइनस लोअर लिमिट रखे तो कॉस 2 पाई बाई टी इंटू 0 कॉस 0। उसका समझ में आ रहा है? हाँ सर।
एसी का एवरेज वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये साइनसॉइडल नेचर का है। तो जैसे साइन थीटा का हमने पूछा 0 से 2 पाई में इंटीग्रेशन क्या होगा, वैसे ही बउआ, क्योंकि एसी था आपका, साइन का फंक्शन है, एक कंप्लीट साइकिल में जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, कुल वैल्यू 0 हो गया। तो एसी का एवरेज वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर हम कहेंगे कि एसी का एवरेज वैल्यू 0 है, जो कि है सच बात है, तो अब इसको मेजर कैसे करेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि तो पीरियोडिक है, आधा ऊपर आधा नीचे है, तो नेट 0 हो जा रहा है। लिख ली यहां तक, कोई डाउट है पूछो इंटीग्रेशन में कहीं। सर हम्म सर ये फर्स्ट सेकंड, ये लास्ट लास्ट सेकंड स्टेप में क्या किया? ओमेगा को बाहर निकाल लिए, तो यहां बचा कॉस ओमेगा टी। कॉस को माइनस। कॉस लिखे, माइनस भी बाहर निकल गया, कॉस को कॉस उतारे, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है। हाँ ठीक है। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा 2 पाई बाई टी। ये टी है वेरिएबल, अपर लिमिट रखे कैपिटल टी, ठीक, कैपिटल टी कैंसिल आउट हो गया, बचा cos 2 पाई। cos 2 पाई मतलब cos 0, एक आया, माइनस, फिर cos के जगह cos लिखे, टी के जगह 0 रखे, ओमेगा इंटू 0 0 हो गया, cos 0 हो गया, cos 0 डिग्री। ठीक है। हाँ, तो 1 - 1 0, पूरा इंटीग्रेशन 0 हो गया। ठीक है, लिखा गया पूरा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज 0। एसी का बउआ, ठीक है, ईएमएफ ऑफ एवरेज ऑफ एसी इज, एवरेज ऑफ ईएमएफ ऑफ एसी इज 0। लिखेंगे, एक लाइन लिख लेंगे कि एज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इज 0, जो वोल्टेज का है वही करंट का भी है, वोल्टेज का भी 0, करंट का भी करोगे। ई के जगह पे सिर्फ अगर लिख लेती आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, सेम इंटीग्रेशन होता है बउआ, इसका भी 0 होता है। तो वोल्टेज या करंट सबका एवरेज वैल्यू 0 है एसी में। एज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इज 0, AC current is 0, comma, AC cannot be measured by, AC cannot be measured by, cannot be measured by conventional ammeter, comma, voltmeter, potentiometer, cannot be measured by conventional ammeter, comma, voltmeter, comma, potentiometer, potentiometer, full stop. It is measured by hot wire instrument. It is measured by hot HOT, hot wire instrument, hot wire instrument, comma, which is based on heating effect, which is based on heating effect, which is based on heating effect। ठीक है, तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से हम लोग एसी को मेजर कर सकते हैं, हम लोग नॉर्मली जो वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर है उस सब के लिए हम लोग डीसी के लिए यूज करते हैं। तो देखो, तो एवरेज वैल्यू एसी का क्या हो गया बउआ, एवरेज वैल्यू 0 हो गया, इसीलिए एसी का जो भी मेजरमेंट है हम लोग उसका वर्चुअल वैल्यू या तो आरएमएस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एसी का। एसी का कोई भी डाटा दिया रहता है, अगर कुछ नहीं कहा जाता है, इसका मतलब वो एसी का आरएमएस वैल्यू है। और आपके एग्जाम में मोस्टली केसेस में आरएमएस के बारे में ही चर्चा होती है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू, तो हेडिंग डालेंगे वर्चुअल वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। वर्चुअल वैल्यू और आरएमएस वैल्यू लिख ली हेडिंग बउआ। हाँ सर। हाँ, एक लाइन जस्ट लिख लेंगे, बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ,
बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेव फॉर्म और वोल्टेज, बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेव फॉर्म और वोल्टेज, या वेव फॉर्म लिखो, वोल्टेज को मत लिखो, ठीक है। वेव फॉर्म में सब कुछ आ जाता है। अब आरएमएस का डिफिनेशन लिख लेंगे। आरएमएस का पूरा फॉर्म क्या होता है बउआ? आरएमएस का मतलब, आरएमएस मतलब आर से किन्हीं का नाम है क्या? किन्हीं का नाम आर से है बउआ, फैमिली में जो भी है। आर से हो गया रूट, एम से मीन हो गया, एस से स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। आरएमएस का क्या होता है बउआ? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट भी है, मीन भी है और वैल्यू भी है। रूट मीन स्क्वायर भी है। देखो, रूट मीन स्क्वायर, मीन है, मीन का स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट करो। स्टैटिक्स भी क्लास 12 के में था, पढ़ना होगा लगता है आपका। क्या बोलते हैं, अभी मत करना क्या आप स्टेट पे कहाँ चले गए। हम बस ऐसे पूछना चाह रहे हैं, स्टैटिक्स भी होगा ना बउआ पढ़ना आपको मैथ में? हाँ सर। उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह भी पढ़ना होगा, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ना। तो वहां पे आपको हाँ। मिलेगा बउआ, रूट मीन स्क्वायर वहां पे मिलेगा आपको, मतलब एकदम सेम टाइप का फॉर्मूला मिलेगा। पढ़ाएगा, 10th में भी था शायद। हाँ 10th में, बट 11th 12th में थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड कर दिया है सेम चीज को, समझे ना थोड़ा सा। हम्म। और मतलब वो सब है कि स्कूल के एग्जाम में नंबर लाना वो सब ज्यादा आसान होता है, वो सब टॉपिक अगर बहुत अच्छा कर लेते हैं तो उस समय नंबर नहीं कटने का है। 6 मार्क्स का लगता है, वो क्वेश्चन आता है लेकिन फिक्स होता है कि बनना ही बनना है, तो वो सब टॉपिक आराम होता है। हाँ लिखेंगे बउआ, लिखेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट और वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट और वोल्टेज, एसी करंट और वोल्टेज is that much of DC, is that much of DC, that much of DC, direct current DC, which when flow through, which when flow through, which when flow through a particular resistor for particular time, which when flow through a particular resistor for particular resistor for particular time, develop the same value of heat, develop the same value of heat, same value of heat as the AC will develop, same value of heat as the AC will develop, as the AC will develop, flowing for same, flowing for same through same resistor, flowing for same through same resistor, flowing for same through same resistor, flowing for same through same resistor। लिखा गया सर जी? हाँ सर। हाँ देखो, अब ये थोड़ा सा ये समझना होगा। जैसे इमेजिन करो बउआ, इमेजिन करो कि आप 1 लीटर पानी ली है, अब आप उसको एकदम गैस का चूल्हा पे उसे चढ़ाई है, जितना कम करके चढ़ा सकती है। तो मान लो कि वो टेम्परेचर जो है उसमें कुछ हीट आया बउआ, टेम्परेचर मान लो कि 20 से 40 हो गया, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट आया उसका, ठीक है बउआ। सेम 1 लीटर पानी को आप सनलाइट में रख दिए, तो एकदम सेम टाइम में, एकदम सेम टाइम में एकदम बउआ उतना ही टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हुआ। तो आप कह सकती हो
कि सन की लाइट उतना ही काम कर रहा है जितना कि गैस चूल्हा एकदम जब हम कम किए हुए हैं, चाहे जितना भी करके मतलब रखे हुए हैं, तो एकदम वो जो गैस में गैस जो जला उसका गैस जो है और वो सनलाइट बउआ उतना टाइम के लिए एकदम इक्विवेलेंट हो गया एक दूसरे का। तब ना बउआ सेम अमाउंट ऑफ पानी में सेम टेम्परेचर का चेंज किया, सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ वाटर में सेम टाइम में सेम टेम्परेचर को चेंज किया, तो कह सकते हैं कि गैस चूल्हा का जो फ्यूल है और सनलाइट है इक्विवेलेंट है। वैसे ही बउआ चूंकि आरएमएस वैल्यू के लिए कहा गया है, आरएमएस वैल्यू के लिए कहा गया बउआ कि कोई रजिस्टर है, इसमें आप करंट को फ्लो करवाती हो, तो क्या है कि एसी बउआ हॉट वाटर इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर होता है, डीसी के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए। तो अब क्या है कि इसमें मान लेते हैं आप डीसी फ्लो करवाए, सपोज 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए डीसी करवाए ठीक है, 1 मिनट के लिए डीसी करवाई, मान लो डीसी जो है बउआ सपोज मान ले 1 एम्पियर का करवाई, लेटर सपोज 1 मिनट के लिए 1 एम्पियर, तो देखिए कि कितना हीट पैदा किया इसमें, रजिस्टर में हीट पैदा होता है बउआ हीट कितना हुआ, तो मान लो कि एच जूल हीट हुआ। अब इमेजिन करो बउआ, अब डीसी की जगह इसमें एसी पास करवाए, मान लो कि एक्स एम्पियर का एसी पास करवाए, तो एक्स एम्पियर का एसी अगर 1 मिनट में पास करवाए और अगर वो एच जूल का ही एनर्जी दिया, तब हम कह सकते हैं कि बउआ कि ये जो एक्स एम्पियर का एसी है वो इक्विवेलेंट है 1 एम्पियर के डीसी के। ठीक है, तो वही बउआ यही जो है जो एसी का वैल्यू होगा, इसी एसी का वैल्यू के लिए क्या कहलाएगा, ये आपका आरएमएस होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाएगा। तो जो आरएमएस का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दिया गया है कि अगर सेम वायर है सेम टाइम के लिए है, अगर मान लेते हैं फिक्स वैल्यू ऑफ डीसी अगर सम अमाउंट ऑफ हीट को पैदा कर रहा है, तो कितना अमाउंट ऑफ एसी को पास करवाया जाए कि सेम टाइम के लिए पास करवाया जाए, सेम रजिस्टर से पास करवाया जाए कि सेम अमाउंट हीट पैदा करे। तब ये जो एसी है वो ये जो एसी है ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो डीसी का वैल्यू है वो आपका उसका आरएमएस वैल्यू कहला रहा है, उसका क्या कहला रहा है, आरएमएस वैल्यू कहला रहा है। ठीक हाँ है सर। एक लाइन और लिखेगी तो लिख सकती है कि हीट डेवलप इन डीसी, हीट डेवलप इन डीसी when passed through same register, when passed through same register in same time, passed through same register in same time is called RMS, is called RMS, RMS। तो जैसे देखो मान ली आरएमएस वैल्यू कहीं भी निकालते हैं, नाम है रूट